सब कुछ सही अंगूठा दिखाई शुरू किया जाए। और डाउट क्लास होती है, मेन क्लास होती है, इसको लिखा जाता है, रिवाज है एक, है ना। तो मेन क्लास है, आगे पढ़ाएंगे। मतलब आइडियल गैस क्या है अभी? अगला कार्यक्रम है आइडियल गैस क्या है, परिभाषा लिखें। तो आपने जो लॉस पढ़े हैं उनमें से 4 में से अगर 3 भी फॉलो हो गए तो चौथा अपने आप फॉलो हो जाएगा। देखिए ऐसी गैस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ स्ट्रिक्टली मतलब हर कंडीशन में फॉलो करे, उसको बोलते हैं आइडियल गैस। अब अगर तीनों लॉज आप मिला दें ना, तो पहले बॉयल्स लॉ पे आइए। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है भाई? P प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो V प्रोपोर्शनल टू 1/P भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। बोलो चार्ल्स लॉ क्या कहता है भाई? चार्ल्स लॉ कहता है V प्रोपोर्शनल टू T चल रहा है। तीसरे पे आइए, एवोगैड्रोस लॉ, V प्रोपोर्शनल टू N। तीनों को मिला दो। तो अगर इन तीनों को हम मिलाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो बताइए कंबाइंड फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं? V प्रोपोर्शनल टू ये भी है, ये भी है, ये भी है, मिला दो तीनों को। तीनों को मिलाएंगे तो कंबाइंड फॉर्म में आप लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू 1/P इंटू T इंटू N। बोलो भाई, बात क्लियर? तो इसको आप फर्दर लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू NT/P। यहाँ पे कांस्टेंट लगा दो। जैसे आप एक कांस्टेंट लगाएंगे वो कांस्टेंट आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, जो कभी नहीं बदलता। तो यहां से इक्वेशन आती है PV इज इक्वल टू NRT। ये कौन सी इक्वेशन है भाई? आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस कौन होती है? जो इन सारे लॉस को एक साथ फॉलो करे स्ट्रिक्टली, हमेशा, हर कंडीशन पे। तो यहां से एक इक्वेशन मिलती है जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT। स्लाइड नंबर 2 पे आइए। PV इज इक्वल टू NRT को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, PV अपॉन T इज इक्वल टू NR। चलेगा? अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए सिर्फ मोल फिक्स है, बाकी सब बदल रहा है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे क्या, एक कंटेनर है, एक दूसरे कंटेनर से जोड़ दिया, है ना, इसमें इतने मोल थे, उसमें इतने मोल थे, टोटल मोल जितने थे उतने ही रहेंगे बाद में भी। भाई 2 मोल इसके पास थे, 3 मोल इसके पास थे, मिला के 5 मोल पहले थे, बाद में भी वही। गैस इधर से उधर चली गई, प्रेशर बदल गया, टेम्परेचर बदल गया, वॉल्यूम बदल गया, मोल तो कांस्टेंट है। समझ रहे हैं? तो बताइए एन और आर तो कांस्टेंट है ना भाई, तो पीवी बाई टी कैसा हो जाएगा? बोलो कांस्टेंट। पीवी बाई टी अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं ऐसे केस में, अगर सिर्फ मोल कांस्टेंट है तो पीवी बाई टी कांस्टेंट हो गया। तो आप लिख सकते हैं प्रेशर अगर पहले P1 था, पहले वॉल्यूम V1 था, पहले टेम्परेचर T1 था, बाद में प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू। तो ये कब लगाना है आपको? जब केवल मोल फिक्स हो। कितने लोग बात समझ में आ गई? तोड़ डाली खटाखट। 10 सेकंड में सारे नोटे दिखने चाहिए, बात समझ में आ गई। तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास में गियर बदल जाता है मेरा, है ना। तो पहली दूसरी में आपने मेरा शांत स्वरूप देखा होगा। अब धीरे धीरे मामला स्ट्राइक रेट बढ़ता जाएगा, है ना, क्रूरता और बढ़ती जाएगी। हाँ, अंत बहुत ही खतरनाक करता हूं मैं। चले, ठीक है, मामला धीरे धीरे जहरीला होता जाएगा, तो सीट बेल्ट बांध के पड़िएगा। आगे बढ़िए। यहां पे एक कांस्टेंट आया भाई आर, एक कांस्टेंट यहां पे इस्तेमाल हुआ जिसका नाम है आर। आर कौन है भाई? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, आर की वैल्यूज क्या लगानी है आपको? 0.0821 ये लगाते हैं आप जनरली, लेकिन ये तब लगाते हैं जब यूनिट ये वाली चल रही हो, लीटर एटीएम
पर मोल पर केल्विन। आर की वैल्यू कहां से आई, ये वाली यूनिट कहां से आई, आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी। तो पीवी अपॉन एनटी देखो, प्रेशर, वॉल्यूम, एन मोल और टेम्परेचर केल्विन में। जब ये यूनिट चली होगी तो आप ये वाला कांस्टेंट यूज करेंगे। आर की दो वैल्यूज और इस्तेमाल में ली जाती हैं, एक 1.97, एक 8.31। ठीक है, ये जो पहली वाली ये कैलोरी, जब ये ऊपर देखिए लीटर एटीएम जो है ये वर्क डन की यूनिट है, एनर्जी से मैच करेगी। तो अगर ये कैलोरी में आ जाए ऊपर तो ये यूज करें, और अगर जूल में चल रहा हो मामला ऊपर तो ये यूज करें। ठीक है, अब इसका इसमें कैसे कन्वर्जन हुआ तो समझ में आता है। 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, तो इसमें 4.18 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पहुंच जाएंगे, है ना। ये यहाँ पे कैसे आया ये समझने जरा। 1 लीटर एटीएम जो होता है वो होता है 101.325 जूल। ये तो इसमें क्या करें, लीटर एटीएम है, यहाँ जूल है, तो लीटर एटीएम को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 101.325। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करिए, 100 के आसपास है, 100 से मल्टीप्लाई करो 0.08, तो ये 100 मल्टीप्लाई को 2 डेसिमल आगे जाओ, 8.21, 101 है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यहां से यहाँ कैसे है समझ गए, यहां से यहाँ कैसे है बताओ। कैलोरी को 4.18 मल्टीप्लाई कर दो, जूल में आ जाएंगे। तो इन दोनों का डन, इन दोनों का डन। तो अगर 3 लोग हैं, 2 का डन हो गया है, 2 रिलेशन क्लियर है, तो तीसरा अपने आप क्लियर है। बोलो भाई, चले। आइडियल गैस रियल गैस में क्या फर्क होता है, 4 नंबर का। तो एक तरफ चर्चा करते हैं हम लोग आइडियल गैस की, एक तरफ रियल गैस की। पहले आइडियल पे आइए। आइडियल गैस पहली बात तो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ये मात्र एक कल्पना है। कल्पना सोच रही हो कि मेरी बात कर रहे हैं क्या, मतलब एजम्पशन। तो एजम्पशन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शून्य माना गया इसके अंदर, है ना। तो क्या एजम्पशन लिया गया अभी आइडियल गैस के अंदर, आइडियल गैस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। आइडियल गैस वो होती है जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट। between the molecules of the gas। ठीक है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में कौन सी गैस एग्जिस्ट करती है, रियल गैस। जितनी भी गैस, आप कोई भी एग्जांपल लेते हैं, CO2, CH4, सब रियल गैस है भाई। तो आइडियल गैस कोई होती नहीं, आइडियल गैस कल्पना है ना। अब ये नहीं पूछ रहे कल्पना भी तो होती है सर, तो आइडियल गैस कैसे नहीं हो सकती है। मेरे बगल में रहती कल्पना, गजनी में भी थी। तो देखिए, ये इस पर कठिन प्रश्न नहीं पूछने डाउट में, ना। चलो आगे चले। रियल गैस क्या होती है गुरु, रियल गैस वो होती है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉन जीरो होते हैं ना। आइए देखिए, तो क्या आपसे पूछा जाए रियल गैस कभी भी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को फॉलो कभी नहीं करती है? तो करती है, लेकिन बहुत कम करती है, बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस पे करती है। तो अगर कहीं ऐसा लिखा मिले विच फॉलोज दीज लॉज, जो लॉज आपने पीछे पढ़े हुए, स्ट्रिक्टली नहीं, हमेशा नहीं, ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो बताओ ये बात सही है क्या? यस। तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होंगी जिसपे काम करेगी, जिसपे ये लॉस को फॉलो करती। तो ऐसा नहीं कि रियल गैस कभी बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करती, थोड़ी देर के लिए करेगी फिर हट जाएगी। ठीक है, अब वो क्या कंडीशन होती है उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। कंडीशन तब ये फॉलो करेगी, वो स्पेसिफिक कंडीशन कैसे जनरेट हो पाएंगी, है ना। तो आप कहेंगे स्पेसिफिक कंडीशन वो तभी जनरेट हो पाएंगी जब आप वैसा माहौल बना दें जैसा आइडियल गैस को मांगता है। आइडियल गैस को कैसा मांगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0,
तो ये वाली रियल गैस आइडियल गैस जैसा तभी बिहेव करेगी जब आप प्रैक्टिकली ऐसा कुछ कंडीशन बना दें जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शून्य की तरफ टेंड हो जाए, है ना। तो आप अगर ऐसा कर पाए, व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल, अगर वो प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल हो गए, मतलब आपने ऐसी कुछ माहौल बना दिया जिससे वो ना के बराबर हो गए प्रैक्टिकली, तो फिर रियल गैस थोड़ी देर के लिए आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगी। और जब रियल गैस आइडियल गैस जैसा थोड़ी देर के लिए बिहेव करेगी तो वो उन लॉस को भी थोड़ी देर के लिए फॉलो कर लेती है। तो ऐसा कहना गलत नहीं है कि रियल गैस कभी कभी बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ को फॉलो करती है, लेकिन बहुत ही सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन पे फॉलो करेगी। चले, अगला कार्यक्रम आता है मेरे दोस्त डिफ्यूजन इफ्यूजन। अभी रियल गैस पे वापस लौट के आएंगे, चर्चा विस्तार से करेंगे। फिर आप डिफ्यूजन इफ्यूजन पे आइए। इफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, दो टर्म आप सुनते हैं, परिभाषा लिखें। पहले डिफ्यूजन पे आ जाओ। बिना किसी बाहरी दबाव के अगर दो गैसेस आपस में खुद से अपनी मर्जी से स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाती हैं तो उस इंटर मिक्सिंग को क्या बोलते हैं, है ना, उसको बोलते हैं डिफ्यूज हुई हैं गैसेस। परिभाषा नंबर 2 पे आइए। दूसरी डेफिनेशन क्या भी, दूसरी परिभाषा है हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में गैस का फ्लो होता है, अगर वो अपने आप हो रहा है तो उसे भी आप डिफ्यूजन बोलते हैं। देखिए, गैस के फ्लो का अपना कारण होता है, गैस यहां से वहां अगर मूव कर रही है तो उसका कारण है प्रेशर ग्रेडियंट। हर चीज के फ्लो का एक कारण होता है, जैसे लिक्विड का फ्लो क्यों होता है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। गैस का फ्लो क्यों होता है, प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है उतार चढ़ाव, एक बड़ी वैल्यू एक छोटी वैल्यू, है ना। चार्ज क्यों फ्लो करता है भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो हर के पीछे ग्रेडियंट काम करता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं समझना चाहता हूं, डिफ्यूजन करा के दिखाओ। एक कंटेनर ले लो, कंटेनर के अंदर यहां ऐसे पार्टीशन कर लो, यहां पे कोई गैस भर लो, मान लो आपने यहां पे O2 भर लिया, ठीक है। और यहाँ पे O2 भरी, मान लो इसका प्रेशर है 15 atm, इधर पार्टीशन लगा हुआ है, इस तरफ कोई गैस नहीं, ये खाली है, ये खाली है, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दो 0 atm, ठीक है। अब क्या करें, मान लीजिए यहाँ पे आप एक छोटा सा पिन होल करते हैं, ठीक है। तो ये गैस बताओ कहां से कहां जाएगी, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में, ठीक है। अगर ये बताओ ये होल में और बड़ा करता जाऊं, इतना बड़ा इतना बड़ा, इधर से भी हटाओ इधर से भी हटाओ, और बड़ा कर दो, बड़ा रास्ता बना दो, तो बताइए ये लगभग लगभग पूरी दीवार ही गिरा दिया आपने। तो आप क्या बोलेंगे, ये डिफ्यूज हो गई गैस, ये इस तरफ क्या हो जाएगी गैस, डिफ्यूज हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं ये होल बहुत छोटा सा रखता तो, पिन होल रखता तो उसे इफ्यूजन बोलते हैं। इफ्यूजन डिफ्यूजन में कॉन्सेप्चुअली बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इफ्यूजन जो होता है वो एक पिन होल से होता है, एक छोटे से होल से होता है, इसको लीकिंग बोलते हैं इसीलिए, है ना, गलती से हो जाता है, मतलब कहीं छोटा सा एक होल मिला और वहां से इफ्यूज हो गई गैस, इसको बोलते हैं इफ्यूज होना। डिफ्यूज होना मतलब आपने जबरदस्ती भाई से पूरी दीवार ही गिरा मारी है ना, तो पूरा रास्ता दे दिया आपने, इसको बोलते हैं डिफ्यूज होना। तो कॉन्सेप्चुअली बहुत बड़ा अंतर नहीं है, दोनों का लॉजिक वही है, गैस का मूवमेंट, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में गैस अपने आप मूव कर रही है। अच्छा, अब अगर आपसे कहता है 6 नंबर पे आइए, इफ्यूजन थोड़ा समझाओ भाई। तो इफ्यूजन का टेक्निकल मतलब होता है लीकिंग ऑफ गैस, है ना।
किससे लीक होगी गैस? एक पिन होल से। तो अगर मैं पूरी दीवार ना गिराता, एक छोटा सा पिन होल कर देता मान लो वहां पे, तो आप उस फिनोमेना को बोल देते कि फ्यूज हो रही गैस, लीकिंग आउट। जैसे मान लीजिए कंटेनर ले, कंटेनर के अंदर आपने मान लीजिए O2 भर रखी है, फिर आपने यहाँ पे छोटा सा एक होल कर दिया, ये रास्ता दे दिया, बाहर का प्रेशर लो था, अंदर मान लो 10 ATM है, बाहर 1 ATM है, तो गैस इस तरफ फ्यूज हो जाएगी। ये हो गया लीकिंग ऑफ गैस। अंतर समझ रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्चुअली कोई बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में नहीं, इसीलिए दोनों के फॉर्मूलेज एक जैसे होते हैं ना। दोनों के फॉर्मूले जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इस्तेमाल करते हैं आप दोनों में। तो आइए चर्चा करते हैं सवाल कैसे आएंगे, प्रश्नों पे आ जाते हैं। 7 नंबर, परिभाषा लिखें ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। ये भैया कानून, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कहता है कि अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, मतलब सेम टेम्परेचर प्रेशर पे दो गैसेस का डिफ्यूजन का रेट कंपेयर कर रहे हैं, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। आसान भाषा में अगर समझे तो ये कहना चाह रहा है आर प्रोपोर्शनल टू 1/√D। लेकिन ये आपको कब लगाना है? तब लगाना है जब आप गैसेस दो कंपेयर जो कर रहे हैं उनको सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर दिया गया है। मतलब उन सारी गैसेस जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं उनका P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। एक और चीज कांस्टेंट होती है जो लिखते नहीं है यहाँ पे लेकिन अंडरस्टूड होती है, एरिया। किसका एरिया? एरिया ऑफ डिफ्यूजन होल। यहाँ पे ए कौन है भैया? मतलब जो होल आपने दिया है वो भी सबको एक जैसा ही दें, बराबर मौके दें। ठीक है, तो अगर आप बराबर मौके देते हैं तो फिर डेंसिटी का फर्क पड़ेगा। जो गैस ज्यादा डेंस होगी वो धीमे धीमे भागेगी। ऑब्वियस सी बात है, देखिए भारी गैस जो होगी है ना वो धीमे धीमे भागेगी। कह रहे रूट कहां से आ गया? ये सब समझने के लिए फिर आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस समझना पड़ेगा, केटीजी से बात आई है। अब देखिए अगर डेंसिटी के साथ इसका ऐसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो डेंसिटी से जैसा रिलेशन होगा वैसा ही वेपर डेंसिटी के साथ भी होगा। तो इसको आगे चल के ऐसा लिख दिया जाता है, यहाँ पे वीडी लिख दिया। वीडी क्या भी? वेपर डेंसिटी। तो सवाल उठता है कि जैसा डेंसिटी के साथ है वैसा वेपर डेंसिटी के साथ इसका क्यों रिलेशन है? क्योंकि वेपर डेंसिटी और डेंसिटी का सीधा रिलेशन है। कि नहीं, क्या बात होगी? अब वेपर डेंसिटी आपको समझ में आनी चाहिए। वेपर डेंसिटी क्या चीज होती है बताना? रिलेटिव डेंसिटी। वेपर डेंसिटी होती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब थोड़ा मैं समझा देता हूं अगर आपको नहीं पता है। 8 नंबर पे थोड़ा सुन लीजिए। वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस x इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ x अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर पे जब आप कंपेयर करते हैं तो ये जो रिलेटिव डेंसिटी यही वेपर डेंसिटी है। रेफरेंस किसको लिया है? हाइड्रोजन को। यहीं से आगे चल के एक फॉर्मूला आ जाता है। कौन सा फॉर्मूला? मोलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। बराबर? ठीक है, कैसे आता है वो भी समझ लीजिए। यहां लगा देते हैं PM/RT, यहां भी PM/D। डेंसिटी क्या होती है PM/RT। तो यहां भी लगा दो PM/RT, यहां भी लगा दो PM/RT। PP कट जाएगा, TT कट जाएगा, तो बचेगा मोलर मास M1 डिवाइड बाय मोलर मास M2। बोलो भाई। और H2 का मोलर मास 2 हो जाएगा तो बचेगा M/2। तो मोलर मास कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ BD। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? डेरिवेशन दिमाग में सेट है? हेलो एवरीबॉडी, गॉट इट? लौट आइए। इसीलिए देखिए वो कह रहा है कि डेंसिटी और वेपर डेंसिटी का, जैसे कोई गैस एक्स है नोन,
उसकी डेंसिटी और उसकी वेपर डेंसिटी का सीधा कनेक्शन है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन की डेंसिटी तो कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी होती है pm/RT। पी आप कांस्टेंट ले रहे हैं, है ना, मोलर मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम, आर कांस्टेंट टी कांस्टेंट, तो pm/RT तो फिक्स होगा ना इसका कुछ, तो ये तो फिक्स है। जिस गैस का डी ज्यादा होगा उसका वीडी भी ज्यादा होगा। तो डी और वीडी का कैसा रिलेशन है? सीधा। बोलो भाई, डेंसिटी ऑफ गैस एक्स और वेपर डेंसिटी ऑफ गैस एक्स का कैसा रिलेशन है? सीधा। तो वीडी और डी का अगर सीधा रिलेशन है, तो अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन डी के साथ ऐसा रिलेशन रखता है, तो वेपर डेंसिटी के साथ भी ऐसा ही रखेगा, क्योंकि इन दोनों का सीधा कनेक्शन है। अब बताइए मोलर मास का और वेपर डेंसिटी का क्या कनेक्शन है? मोलर मास होता है 2 टाइम्स ऑफ वीडी, तो जिसका वीडी ज्यादा उसका मोलर मास भी ज्यादा, तो वीडी का रिलेशन मोलर मास के साथ सीधा है। तो ये आगे चल के आप ये भी लिख सकते हो, आर प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ मोलर मास। तो ये वाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं सवालों में। ये कहां से आया? यहां से। ये कहां से आया? यहां से। ये कहां से आया? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से। कितनों को बात समझ में आ गई? तो पहले ऐसे से, फिर ऐसे से, लॉजिक ऐसे से। हेलो एवरीबॉडी, बात समझ में आ गई? तो डाली फटाफट अंगूठे दिखाइए, आगे बढ़ा जाए। स्ट्राइक रेट बढ़ता हुआ क्या? विचार व्यक्त कर सकते हैं बीच में आपने? कल्पना तुम ठीक हो? ठीक है। कैन यू इंक्रीज द स्पीड लिटिल बिट? हाँ भाई, 8 गियर की गाड़ी अपनी ना, अपने स्पीड बदलते रहते हैं, फिर कठिन बात आएगी फिर स्पीड डाउन कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन आ रही है ना। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? रेट का क्या मतलब होता है? रेट भागने का रेट, डिफ्यूज होने का मतलब गैस के भागने का रेट ढूंढना है आपको, है ना। तो कैसे ढूंढोगे? पहला तरीका है कि कितना वॉल्यूम भागा डिवाइड बाय कितने टाइम में भागा, एक तरीका। दूसरा, कितने मोल भागे अपॉन कितने टाइम में भागे। दूसरा, कितनी लेंथ उसने ट्रेवल कर ली एक ट्यूब के अंदर। अगर 2 गैस को मौका दिया गया तो किसने ज्यादा लेंथ ट्रेवल करी, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, अपॉन कितने टाइम में की। ये तीनों तरीके आपको क्या बताते हैं? ये भी, ये भी और ये भी, ये तीनों आपको रेट बताते हैं डिफ्यूज होने का। यहां ध्यान दीजिए, वॉल्यूम किसका देख रहे हैं ये जरा समझना जरूरी है। डिफ्यूज्ड गैस जो है उसका वॉल्यूम देख रहे हैं, और ये टाइम टेकन है, जितना समय उसने लिया। ये मोल किसके हैं? डिफ्यूज्ड गैस के, जितने उसके मोल भगाए। और नीचे क्या है? टाइम टेकन। ये लेंथ क्या है? डिफ्यूज गैस की लेंथ है, जितनी उसने ट्रेवल करी, है ना। एल यहाँ पे कौन है भैया? लिख लेना बगल में। एल इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई गैस। और नीचे क्या लिख रहे हैं बताओ? टाइम टेकन। इन तीनों तरीकों से आप निकाल सकते हैं रेट। किसका रेट? रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर? ये तीनों रास्ते सही हैं। तो इनमें से आप किसी भी रास्ते पे जाइए, आपको सही आंसर मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे 10 नंबर, केस नंबर 1। एक गैस ए है, एक गैस बी है। इसका रेट मान लो R1 है, इसका रेट R2 है। इसका वॉल्यूम V1 भागा, इसका V2 भागा। इसने टाइम T1 लिया, उसने टाइम T2 लिया। इसका मोलर मास M1 है, उसका मोलर मास M2। रिलेशन बताओ सब में, दोनों के रेट में क्या रिलेशन होगा? R1/R2 इज इक्वल टू V1/T1 डिवाइड बाई V2/T2। तो ये जो V बाई T यही रेट है। अच्छा, R का डेंसिटी से कैसा रिलेशन है? इनवर्स। तो R1/R2 को लिख सकते हो √D2/D1, ये भी ठीक है। मोलर मास से भी इनवर्स है, तो √M2/M1 लिख सकते हो R1/R2। तो ये सब बराबर। तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल करके सवाल पे बढ़ सकते हैं आगे। ये वाला वर्जन आपको तब इस्तेमाल करना है जब कुछ चीजें कांस्टेंट है, जैसे प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, और डिफ्यूजन होल का एरिया सेम है। अगर ये 3 चीजें कांस्टेंट है तब आप ये वर्जन यूज करेंगे। देखिए, डिफ्यूजन होल का एरिया तो कभी बदलते नहीं हो पेपर में। टेम्परेचर जनरली कांस्टेंट ही रहता है, प्रेशर बदल देते हैं कभी कभी। तो एक केस ये बनता है, एक केस वो बनता है जिसमें प्रेशर वेरिएबल हो, मतलब 2 गैसेस हैं, अलग अलग कंटेनर में अलग अलग प्रेशर पे रही होंगी, तो फिर प्रेशर भी यूज होगा फिर फॉर्मूले के अंदर। 11 नंबर पे आइए, केस नंबर 2 पे चर्चा करते हैं।
केस नंबर 2 में हम लोग ये बात करेंगे कि अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर वेरिएबल है, बराबर, फिर आपको समझना पड़ेगा कि रेट प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वो ज्यादा डिफ्यूज होगी। तो रेट का प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और डेंसिटी के साथ उल्टा है, रूट डी। तो दोनों मिला दो तो मामला ऐसा हो गया, बराबर। अब बताइए R1 अपॉन R2 को आप क्या लिखेंगे? V1 डिवाइड बाई T1 डिवाइड बाई V2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू, अब प्रेशर भी इन्वॉल्व हो गया तो आप यहां लिखेंगे P1 अपॉन P2, है ना, और यहां पे लिखेंगे आप रूट ऑफ D2 बाई D1, यहां लिखेंगे P1 अपॉन P2 और यहां लिखेंगे रूट ऑफ M2 बाई M1। ये लो भाई, मामला ऐसा हो गया। ये वाला वर्जन आप तब यूज करेंगे जब टेम्परेचर भी सेम है, एरिया ऑफ डिफ्यूजन होल सेम है, लेकिन प्रेशर बदल गया है। इसका प्रेशर P1, इसका P2, तो प्रेशर भी इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ दो बातें कांस्टेंट है, कौन कौन सी? टेम्परेचर कांस्टेंट है, एरिया ऑफ डिफ्यूजन होल कांस्टेंट है, तब आप ये वाला वर्जन यूज करेंगे। तो दोनों वर्जन क्लियर? सवाल लगाए जाए? तो कैसे आप लोग विचार व्यक्त कर सकते हैं? आप आशा और कल्पना दोनों ठीक है क्या? खुशी काफी खुश है। मीनू, डिनर अभी कहाँ डिनर हो गया, खाने को इतनी जल्दी काम? चलें, तो दो केस बिल्कुल आसान है। देखिए पहले केस में बस क्या है, पहले में रेट और डेंसिटी आपस में इनवर्स खेल रहे हैं, प्रेशर से में कट गया। दूसरे में प्रेशर वेरिएबल हो गया तो प्रेशर को भी इन्वॉल्व कर लिया, ये वाला वर्जन यूज कर लिया। पिछली बार ये सेम था तो ये हट गया था, सिर्फ इन दोनों को यूज किया था, खत्म। सवाल लिखो 12 नंबर, आओ लगाएं सवाल। लिखने में कुछ छूट जाए तो आप बाद में लिख लेना, सब पढ़ा रहता है पीडीएफ के फॉर्म में, आराम से जब मन करे इच्छा भर कर लिखिए। ऐसे डाउनलोड कर लिया अगर खट से, विद एनोटेशन, है ना। V1 अपॉन T1 ये क्या है? वॉल्यूम जितना डिफ्यूज हो, ये बताया था पीछे, देखो ये भाई साहब करें ये नहीं समझ, ये देखो V बाई टी, वॉल्यूम डिफ्यूज टाइम टेकन। तो रेट R1 कितना हो जाएगा? V1 बाई T1। R2 कितना हो जाएगा? V2 बाई T2। वही लिख दिया है। धन्यवाद बोलो हमारा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला काम है गुरु, ये ट्यूब है, देखो सवाल लगाते हैं, बढ़िया सवाल। सिलिंड्रिकल ट्यूब है ऐसे ना, ये डिस्टेंस इसकी है 2 मीटर, यहां से यहां तक की। यहां से आपने खोल किया, यहां से खोल किया, एक गैस इधर से भेजी, एक गैस उधर से भेजी। इधर से आपने भेजी अमोनिया, उधर से आपने भेजी HCl। प्रश्न ये है, किसी एक सिरे को x बोल दिया मैंने, मान लो ये सिरा x है, तो फ्रॉम द एंड x कितनी डिस्टेंस पे डेंस व्हाइट फ्यूम्स, सही से दो चार ये पूछेंगे ये सर क्या लिखा था, ये इसी पे डाउट डिस्कशन होता रहता है। डेंस व्हाइट फ्यूम्स appears first,
लगाओ भाई, लगाने की एक्टिंग तो करो कम से कम, चेहरे पे तनाव लो और हो जाए। घर वालों को यकीन दिला दो कि उनके पैसे सही जगह लगे। जिसका आता है अंगूठे दिखाते रहेंगे, इतनी जल्दी हालांकि आएगा नहीं। चलो भाई, पोल करेंगे। ऑप्शन थोड़े क्लोज रखे गए एक दो, जिससे कंफ्यूजन बना रहे। चेक करिए। पहली बात आपसे कह रहा है कि सवाल समझ आइए, तो भाई सवाल ये कि इधर से अमोनिया की इस ट्यूब में, इधर से HCl की 2 मीटर का इसका लेंथ था, ये एंड x है, सिरे को x बोल दिया। प्रश्न ये है कि x जो सिरा है, इससे कितनी दूरी पे आपको व्हाइट फ्यूम्स मिलेंगे पहली बार, है ना? पहली बार, तो पहली बार कब मिलेंगे ये समझना गुरु। 60%। आओ देखें, कह रहे व्हाइट फ्यूम मिलते कैसे, पहले तो ये बताओ किस चीज के व्हाइट फ्यूम है। ये धुआं धुआं सा क्या है ना? तो देखिए NH3 जो होता है, जब आप NH3 और HCl मिलेंगे आपस में तो NH4Cl बन जाता है, और ये जो NH4Cl बनता है इसके व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं। ये कहां चला गया, एक मिनट रुकना। फिर से आ जाओ। देखिए NH3 जो होता है और जो HCl होता है, जब दोनों मिलते हैं तो NH4Cl बनता है और इसके व्हाइट फ्यूम्स बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ये जो इसके व्हाइट फ्यूम बनेंगे पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार कब बनेंगे, तो आप कहेंगे तब बनेंगे जब ये दोनों पहली बार मिलेंगे। पहली बार कब मिलेंगे, ये इधर से आ रहा है, वो उधर से आ रहा है, तो कहीं बीच में मिलेंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, हो सकता है बीचों बीच में मिले, हो सकता है बीचों बीच से इधर मिले, होता है इधर मिले। ठीक है, वो आपको देखना होगा। तो आपको बताना है यहाँ से कितनी दूरी पे ये पहली बार होगा। तो दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन चेक करिए, अमोनिया का और HCl का। तो रेट जब डिवाइड करेंगे तो रेट कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए रेट को समझने के मैंने आपको विभिन्न तरीके बताए। डिफ्यूज होने के रेट को आप इससे भी समझ सकते हैं, V/T, N/T से भी समझ सकते हैं और L/T से भी समझ सकते हैं। L क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, समझ रहे हो? तो बताइए पहली वाली ने मान लो कुछ x डिस्टेंस ट्रेवल करी, और दूसरी वाली कितनी ट्रेवल करेगी, फिर देखो इसने मान लो यहां तक आ गई है, तो ये वाली कहां तक आई होगी, यहां तक आई होगी। तो मान लीजिए एक ने x डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो दूसरी वाली 2 - x, क्योंकि टोटल कितना है 2 मीटर। बोलो भाई, अच्छा ये ज्यादा ट्रेवल करेगी कम करेगी, आप खुद सोच सकते हैं, थोड़ा सामान्य ज्ञान लगा लें। इसका मोलर मास कैसा है अमोनिया का, 17 ग्राम। इसका मोलर मास कैसा है HCl का, 36.5। कौन सी वाली गैस भारी है दोनों में से, ये वाली भारी है, ये वाली हल्की है। तो जो हल्की है वो कूद कूद के भागेगी। अब ये कूद कूद के भागेगी तो ये ज्यादा ट्रेवल कर लेगी, ये कम ट्रेवल कर पाएगी सेम टाइम में, तो ये ज्यादा आगे निकल के देखो। तो मिडिल वैल्यूज मैंने इधर क्यों माना, समझ पा रहे हैं? तो अगर आपका सामान्य ज्ञान थोड़ा सा भी चलता है, तो ये जो x यहां से यहां, आपसे पूछा कि यहां से इस सिरे से कितनी डिस्टेंस में मीटिंग होगी, तो मिडिल वैल्यू देखिए 2 मीटर है पूरा है, मिडिल वैल्यू 1 मीटर होगा ये, तो 1 मीटर से थोड़ा इधर जाकर के मिलेंगे दोनों, तो इस एंड से 1 मीटर से ज्यादा पे मिलेंगे। बताओ इस एंड से कहां मिलेंगे, 1 मीटर से ज्यादा पे, 1 पॉइंट समथिंग। इसी एंड से पूछा गया देखो, तो इस एंड से 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। कितने लोग को बात समझ में आ गई? 2 गलत जवाब मिटा दिए जाए। तो अगर आपको सामान्य ज्ञान थोड़ा भी चलता है, तो आपने जिन्होंने ये टिक किया उनके लिए मनी मन एक बार ताली बजाते हैं सब लोग। तो अगर आपको कुछ भी चलता है थोड़ा बहुत भी, मतलब कानों के बीच में जो दिया है भगवान ने उसको आप दिमाग बोलते हैं, और वो है जैसा भी है आपका, ये इज्जत तो करनी पड़ेगी। तो 2 ऑप्शन तो नहीं टिक करने चाहिए थे।
क्या कहते हैं। अब मुद्दा ये होता है जब पेपर आप लगाते हैं तो पेपर में ये सब चीजें क्लिक करनी चाहिए आपके। अब देखिए एक होता है अंधों की तरह पेपर लगाना, तो सवाल आया पगलाए पड़े क्या करें और कैलकुलेशन और कैलकुलेशन। एक व्यक्ति होता है थोड़ा शांति से सोचता है, कहता है ये एक्स है, ये 1 से ज्यादा होगा, मिडिल वैल्यू से इधर जाएगा, हल्की गैस है, यानी कि एक्स 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 2 गलत जवाब मिटा दिया। अब मेरे पास 2 ही जवाब बचे। अगर मैं अंधी मारूंगा तो वो अंधी भी थोड़ी सी खुली आंखों से मारूंगा। सोचिए अंधी भी खुली आंखों से मारता हूं तो खुली आंखों से करता हूँ तो कैसे करता हूँ, नहीं ये। अब देखिए, अब रेट का लॉजिक क्या है भाई, रेट होता है एल बाई टी। तो पहले वाले ने कितना ट्रेवल कराया, पहली वाली गैस ने ट्रेवल किया देखो एक्स डिस्टेंस, तो एक्स अपॉन जितना भी टाइम उसने लिया, मान लो T1 टाइम लिया। दूसरी वाली ने कितना ट्रेवल किया इधर से इधर, 2 माइनस एक्स, ये इसका एल है, डिवाइड बाई T2। अच्छा टाइम तो दोनों को बराबर ही मिलेगा, ऐसा थोड़ी किसी कम टाइम किसी ज्यादा टाइम दे रहे हैं आप। एक ही समय पे जैसे दोनों को इंटर कराया होगा आपने, जिस समय इसको इंटर कराएंगे उसी समय इसको भी इंटर कराएंगे, ऐसे गोली लगी, दोनों एक साथ इंटर करी, तो टाइम जितना इसको मिला उतना इसको भी मिला, इसने एक्स चला, इसने 2 माइनस एक्स चला, तो T1 T2 काट दिया मैंने। तो बताइए क्या ये रेशियो बन गया एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। और रेट का रेशियो क्या होता है, रूट ऑफ M2 बाय M1। ये वाला वर्जन यूज करेंगे, प्रेशर सेम मान के चलेंगे, बोलो भाई, तो रूट ऑफ M2 बाय M1 लगा लो। M2 कितना लगाओगे SCL का 36.5 और M1 कितना लगाओगे 17, ये लगा दो। थोड़ा सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन गुणा भाग थोड़ा आपको करना पड़ेगा। ये गुणा भाग करें, लॉजिक तैयार है, 13 नंबर पे। ये बन गया x अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ M2। M2 समझ रहे हैं, इसका लगा है SCL का और नीचे M1। सॉल्व करो इसको, थोड़ा स्क्वायर कर लें। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को संभालना पड़ेगा आपको, या स्क्वायर करिए या रूट ले लीजिए इसका, जैसा भी कर पाए। इसको इससे काटो, देखो 17 2 34 होता है ना, 17 2 34। तो अगर आप इसको 2 से हल्का सा बड़ा लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, 2 पॉइंट समथिंग है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली चेक करता हूं तो 2.25 के आसपास बन रहा है, चेक करो। एग्जैक्टली नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा लिख सकते हैं। देखो 17 2 34 हो गया है ना, बचा कितना 2.5, 36.5 है ना। 17 का आधा कितना होता है 8.5 है ना, 8.5 का आधा कर दो तो 4.25 है ना, तो इसका 1/4 अगर करोगे तो 4.25। तो अगर आप 34 में 4.25 जोड़ेंगे तो 38.25 बनेगा, उससे थोड़ा छोटा है हालांकि, तो 2.25 से हल्का सा छोटा ही है, लेकिन लगभग आप 2.25 मान लेते हैं इसको। मानने से क्या फायदा होता है, मानने से फायदा होता है कि कैलकुलेशन आसान हो जाता है, 225 का रूट लेना आपको आता है। हेलो एवरीबॉडी, तो बताइए क्या इसके रूट को आप अप्रोक्सीमेटली, हालांकि आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा लेकिन ठीक है अप्रोक्स तो आ रहा है ना 1.5, तो इसको लिख लेंगे x अपॉन 2 माइनस एक्स। तो ये तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा x इज इक्वल टू 1.5 2 माइनस एक्स, ये बन गया 3 माइनस 1.5x। यहां से देखो इधर ले उसको, 2.5x इज अप्रोक्सीमेटली 3x की वैल्यू आ गई, यहां से 3 अपॉन 2.5। बोलो भाई ये ऊपर भेज दो, तो बन जाएगा 30/25, 5 6 30, 5 5 25, 6/5, 1.2। मैंने अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा लिया लेकिन क्यों ले पाया मैं धड़ल्ले से अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि आंसर 2 ही बचे थे और उनमें अच्छा खासा अंतर है, समझ पा रहे हैं। ये दोनों तो पहले ही मर गए, यही बचे थे। 1.2 1 नहीं, तुम आराम से अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूँ, 1.2 के आसपास आंसर है, 1.9 से तो बहुत दूर है। चेक करिए आंसर। अच्छा कितनों को सवाल समझ में आ गया, ये बढ़िया सवाल था मतलब, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन डाल दिया था उसने। कितनों को बात समझ में आ गई पूरी। अब अगर आप घटनास्थल पे ये सब करेंगे बैठ के, ये पूरा और ये पूरा, तो आप कर तो लेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी तारीफ भी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ तारीफ से होता नहीं है कुछ। आपने अच्छा किया, कॉन्सोलेशन प्राइज मिलेगा आपको, है ना, सद्भावना गिफ्ट मिलेगा, तो उससे कुछ होता नहीं, मतलब जीतने के लिए तरीके बदलने होंगे, थोड़ा सा आपको शातिर बनना होगा। देखिए ये जे क्या कहते हैं समझते हैं।
सुनेंगे ध्यान से। पहली चीज, मैं जैसे सवाल को देखता हूं, मैं पहली एनालिसिस ये करता हूं, ये वाली गैस हल्की है, ये भारी है, तो हल्की वाली ज्यादा भागेगी, भारी वाली कम आ पाएगी, तो इस एंड से 1 पॉइंट समथिंग पे दोनों मिलेंगे, तो इन्हीं दोनों में से कोई आंसर है। अब मेरा बस एक ही मकसद है, इन दोनों में से एक आंसर कट जाए। अब आम आदमी का मकसद क्या होता है, इन दोनों में से कोई आंसर टिक हो जाए, मेरा अलग मकसद है। नजरिया है, सब नजर का खेल है मेरे दोस्त। देख सब उसी को रहे हैं, लेकिन कैसे देख रहे हैं यही खेल है। दिल तो हमारा भी साफ है, सारा खेल नजर का है। अब आपको आंखें दी होंगी तो आप ऐसे करेंगे, और आपको नजर दी होगी तो फिर आप ऐसे करेंगे जो मैं बताने वाला हूं। आप सुनिएगा ध्यान से। मैं ये देखना चाहता हूं कि इन दोनों में से कौन सा गलत है। मैं देखता ही नहीं कि इन दोनों में से कौन सा सही है, तो दो में से एक को गलत साबित कर दूंगा, दूसरा अपने आप सही साबित हो जाएगा। मैं चेक करता हूं, अगर ये आंसर हो सकता है या फिर ये आंसर हो सकता है। चलो चेक करते हैं। अगर ये आंसर हुआ तो बताओ ये 1.2 हो गया होगा, तो फिर ये क्या हो गया होगा, ये 0.8 हो गया होगा। तो इन दोनों का रेशियो कितना बना होगा, बंटवारा कितने पे हुआ होगा। अगर सेकंड ऑप्शन थोड़ी देर के लिए चेक करें तो बताइए 1.2 0.8 इसी बंटवारा हुआ होगा, यानी कि बंटवारा हुआ होगा 12-8 पे। ठीक है, 12-8 पे बंटवारा हुआ होगा, मतलब 4-3-12, 4-2-8, 3-2 पे बंटवारा हुआ होगा, मतलब 1.5:1, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 1.5 गुना ज्यादा चला होगा। अरे यही लॉजिक है ना भाई, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 1.5 गुना ज्यादा चला होगा, अगर ये आंसर है तो। अच्छा, 1.5 गुना ज्यादा चला होगा तो क्यों ज्यादा चला होगा, सोचिए। कोई व्यक्ति ज्यादा इसलिए चलता है क्योंकि वो हल्का रहा होगा, दूसरा कम इसलिए चला होगा क्योंकि भारी रहा होगा। तो दूसरा कम क्यों चला, क्योंकि रेट तो प्रोपोर्शनल है। देखिए रेट किसके प्रोपोर्शनल है, 1/√m के। तो अगर कोई एक व्यक्ति 1.5 टाइम्स कम चलता है तो इसका मतलब उसका मोलर मास 2.25 टाइम्स उसके स्क्वायर के इतना ज्यादा रहा होगा। तो बताइए अगर ये व्यक्ति कम चल रहा है तो इसका मोलर मास कैसा रहा होगा, उस व्यक्ति से करीब करीब 2.25 गुना ज्यादा। √m पे डिपेंड करता ना मामला। तो बताइए ये वाला हल्का, ये वाला कम चला क्या, कितने गुना, ये 1.5 चला तो ये 1 चला, तो ये कम क्यों चला, 1.5 कम चला इससे, 1.5 टाइम्स। तो क्यों कम चला, क्योंकि 2.25 टाइम्स हैवियर रहा होगा। तो चेक करिए, 17 से 2.25 टाइम करके देखो, 17 का 2 गुना 34, 0.25 और लगाओ तो 2-3 और कुछ बढ़ जाएगा, 36-37 के आसपास। हेलो एवरीबॉडी, तो बैठ रहा है मामला। अब जरा इसको क्रॉस चेक करके देख लो इसी तरीके से। अगर यहाँ 1.9 होता, सुनते हैं ना ध्यान से, यहाँ 1.9 होता तो यहाँ 0.1 होता, यहाँ 1.9 तो यहाँ 0.1, क्योंकि समेशन तो 2 बनना चाहिए ना। 1.9 0.1 तो यहाँ 19, तो यहाँ 1, तो यहाँ पे 19 आता और यहाँ 1 आता, तो मतलब एक आदमी 19 गुना ज्यादा चल रहा है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपको दूसरा आदमी 19 गुना कम चल रहा है तो मतलब आप 19 स्क्वायर गुना भारी होंगे, इतना थोड़ी इनके बीच में अंतर है। यानी कि ये गलत है, और एक गलत हो गया तो दूसरा अपने आप सही हो गया, क्योंकि दो ही तो थे। थोड़ी बात समझ में आ गई तो, नहीं तो अपना टेस्ट चेंज करिए, आपका टेस्ट खराब है। फिर मुझे पनीर भी लौकी जैसा लगता है, क्या करूं मैं, कुछ नहीं कर सकते, बस खाइए। टेस्ट बहुत मुश्किल से बदलता है मेरे दोस्त, बहुत वक्त लगता है उसमें, इतना वक्त है नहीं आपके पास। चलें, बात समझ में आ गई भाई। आप सोचिए ना, अगर ये 1.9 होगा तो ये 1.9 हो गया, ये 0.1 हो गया, तो ये 1.9 तो ये 0.1, तो ये 19 तो ये 1, तो यहाँ पे 19 आएगा या 1 आएगा, तो मतलब एक व्यक्ति 19 गुना तेज चल रहा है, तो यानी कि दूसरा व्यक्ति 19 गुना धीमा चल रहा है। 19 गुना धीमा चलने का मतलब कि आप 19 स्क्वायर गुना ज्यादा मास रखते हैं, तो क्या इतना भारी है इससे, नहीं, खत्म, ठीक है, आगे बढ़िए। 14 नंबर पे ये जो कॉन्सेप्ट आपने भी पढ़े हैं डिफ्यूजन पे, सेम कॉन्सेप्ट्स आर एप्लीकेबल फॉर इफ्यूजन ऑल्सो, क्योंकि दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही जैसा। तो जो फॉर्मूले आपने पढ़े ना डिफ्यूजन के, वो इफ्यूजन पे भी लगता है। तो अगर आपसे कोई पूछे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन किस पे लगाओगे, तो आप कहेंगे ये लॉ, ये रेशियो खेल है, ये डिफ्यूजन के सवाल पे भी लगा सकते हैं
और कल को इफ्यूजन का सवाल है तो भी लगा सकते हैं, दोनों पे लगा सकते हैं, बराबर। तो कल को कहीं भी व्यक्ति इफ्यूजन शब्द का प्रयोग करे तो भी ठीक है, तब भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डिफ्यूजन करे तब भी यूज कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन लिखिए। खींचो। एक रहा ऑप्शन में अगर 1.4 होता तो क्या करते? फिर भैया तुम पूरा सॉल्व करते प्रॉपर, और क्या, इसका स्क्वायर करो, फिर बैठ गया क्वाड्रेटिक बनाओ। अब लीनियर तो तुमसे होती नहीं सॉल्व, समझ रहे हो? 1.4 भी क्यों, 1.29 लो ना, फिर स्क्वायर करते, क्वाड्रेटिक बनाते, सॉल्व करते, समझ रहे हो? और फिर लीनियर तुमसे सॉल्व नहीं होती है, बातें क्वाड्रेटिक की कर रहे हो। तो ऐसे ऑप्शन वो देता नहीं है, क्योंकि वो आपको पहचानता है, आप उसको पहचानिए, मिलजुल के काम चलेगा ऐसे ही, समझ रहे हैं? आपको ऐसे ऑप्शन देगा, नहीं तो उसको भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी, और दोनों एक दूसरे के साथ दे देखिए, है ना? ये एक दूसरे को समझिए थोड़ा सा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब एक ऑप्शन और क्लोज बना दो, मान लो सारे ऑप्शन में क्लोज कर देता 1.2 1.3 1.4 ऐसे से, तो भैया फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, बहुत मामला क्लोज हो जाएगा। बहुत करीबी मामला को तो फिर तो क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी स्क्वायर करके, या फिर और कुछ कैलकुलेशन सोचना पड़ेगा। तो ऑप्शन ऐसे ही आते हैं, आप यकीन मानिए, आप पिछले 10 साल 15 साल पेपर उठा लीजिए, ऐसे ऑप्शन आते हैं, क्योंकि वो आपको पहचानते हैं और खुद को भी पहचानते हैं। चलिए पोल करें क्या, लगाइए जल्दी से। जिसका होता जाए अंगूठे दिखाते जाइए। प्रश्न पढ़िए। दो गैसेस हैं, %52। एक गैस का नाम है हीलियम और एक का नाम है मेथेन, ठीक है। पहली वाली का वॉल्यूम कितना भागा भैया, 20 ml, तो ये V1 हो गया। कितने सेकंड में भागा, 10 सेकंड, लिखते जाओ। इसका V1 है 20 ml, इसको टाइम मिला 10 सेकंड, ठीक है। इसका प्रेशर कितना था, 2 atm। इसका मोलर मास कितना है, 4 AMU, है ना। अब बगल वाली के पास जाइए, इसका क्या कहना भी, इसका वॉल्यूम कितना भागा पता करना है,
सेम टाइम मतलब टाइम इसको वही मिला 10 सेकेंड, प्रेशर लेकिन 1 एटीएम है, तो लिखते जाओ भाई। इसका वॉल्यूम पता नहीं, इसका टाइम सेम, इसका प्रेशर 1 एटीएम, इसका मोलर मास 16। कंपेयर करो। अब जब आप कंपेयर करेंगे तो आप लिखेंगे, फॉर्मूला वही लगाइए, प्रेशर डिफरेंट है भैया इस बार, है ना। तो रेट ऑफ हीलियम डिवाइड बाय रेट ऑफ मीथेन विल बी इक्वल टू V1 अपॉन T1 डिवाइड बाय V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू, प्रेशर डिफरेंट है तो P1 बाय P2 रूट M2 बाय M1। समझ रहे हैं? जैसे अभी कार्यक्रम लगाएंगे तो बताइए, टाइम सेम मिला तो T1 T2 कट लेगा, तो ये बचा V1 बाई V2 इज इक्वल टू, प्रेशर कितना पहले वाले का 2, दूसरे वाले का 1, रूट M2। M2 की वैल्यू कितनी होगी, ये M2 है भैया, तो M2 की वैल्यू कितनी होगी 16, M1 हो गया 4। सॉल्व कर लो इसको थोड़ा, ये बन गया 4, 4 का अंडर रूट ले लो, ये बन गया 2, 2 2 4 यानी 4/1, तो V1 बाई V2 आ गया 4। V1 की वैल्यू कितनी है अभी 20 ml, निकाल लो, V2 निकल आ गया, V2 आ गया कितना 5, ये आंसर है। थोड़ा बात समझ में आ गई, तो क्लियर है? एक कह 36 को 6 मान लो, तो अप्रोक्सीमेशन तो ले रहे हो ना तुम भी, तो सीधे ले लिया मैंने पूरे का ही, तुम अलग ले लो भैया। मतलब कुल मिला के थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेना सीखिए। 16 नंबर, जो ऑप्शन दूर दूर हो तो अप्रोक्सीमेशन आसानी से लिया जा सकता है। जुगाड़ सुने इसका, जे क्या कहता है, क्योंकि इसमें तो टाइम लगेगा काफी। चेक करिए, इस बार प्रेशर वेरिएबल था तो आप लिखेंगे रेट प्रोपोर्शनल टू P अपॉन रूट M, चलेगा? ये चल रहा है इस बार। आपको बताना ये कि इसमें क्या कार्यक्रम चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे, देखो प्रेशर में क्या हुआ, किसी एक गैस को एनालाइज कर लो, आपको किसका आंसर निकालना है, मेथेन का आंसर निकालना है। तो मतलब इसको बोल दिया मैंने गैस नंबर 1, इसको बोल दिया गैस नंबर 2, मेथेन का आंसर निकालना है। मेथेन के ऊपर फोकस करते हैं। देखो हीलियम है और मेथेन है, हीलियम का मोलर मास कैसा है 4, मेथेन का कितना है 16, ठीक है। तो अगर आप देखें किसी एक पे फोकस कर लीजिए, मान लीजिए हीलियम पे फोकस कर रहे हैं आप, हीलियम के बारे में सोच रहे हैं, तो बताओ हीलियम कितना 1/4 है, मोलर मास के मामले में कैसा है, हीलियम 1/4 है। अगर आप हीलियम पे फोकस करें तो उसका जो मोलर मास है ये 1/4 है। तो बताइए रेट जब लिखेंगे आप, तो नीचे जो मोलर मास लगाएंगे उसमें 1/4 पोर्शन आएगा इसका हीलियम के लिए, तो हीलियम का 1/4 लिख दिया। प्रेशर कैसा है हीलियम का, हीलियम का प्रेशर चेक करो, पीछे देखो, हीलियम का प्रेशर है 2 एटीएम और उसका कितना है 1 एटीएम, तो हीलियम का प्रेशर है डबल, प्रेशर है डबल, तो प्रोपोर्शनैलिटी में चल रहा है तो प्रेशर हीलियम का डबल है। हीलियम पे सोच रहे हैं सारी बातें, चेक करिए। तो अगर आप हीलियम पे सारी बातें सोच रहे हैं तो हीलियम का प्रेशर डबल है ना, मोलर मास 1/4, तो ये बन रहा है हीलियम के ऊपर। तो हीलियम का आंसर कैसा होना चाहिए बताओ, इसका अंडर रूट ले लो तो बन जाएगा 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन गया 4, तो क्या हीलियम का 4 टाइम्स आंसर होना चाहिए रेट का, प्रेशर 2 गुना हीलियम का, मोलर मास 1/4 है, तो ओवरऑल ये पूरा टर्म क्या 4 गुना बनेगा। तो रेट जो हीलियम का होना चाहिए वो मेथेन से 4 गुना होना चाहिए, बराबर। अब अगर ऐसा है तो बस सवाल पढ़ लीजिए आप क्या कह रहा है, यानी कि हीलियम 4 गुना ज्यादा भागी होगी, है ना। तो बताओ हीलियम कितना भागी 20 ml, तो ये 4 गुना ज्यादा भागी है, तो फिर मेथेन कितना भागी होगी उससे 1/4, वो 4 गुना ज्यादा भागी तो ये उससे 1/4 भागी होगी 5 ml, तभी तो वो 4 गुना ज्यादा भागी है। खत्म हो गया, ये आंसर है। बहुत समझ में आ गई। तो बस हीलियम पे फोकस करो, हीलियम का देखो प्रेशर 2 गुना है, मोलर मास 1/4 है, तो 4 गुना हीलियम तेज भागी है। हीलियम अगर 4 गुना तेज भागी है तो जितना मेथेन भागेगी उससे 4 गुना भागेगी हीलियम, तो हीलियम अगर 20 भागी है तो मेथेन 5 भागी होगी। सवाल खत्म हो गया, समय समाप्त हो गया मेरे ख्याल से। अब केटीजी पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। अगले टाइम पे शुरू करेंगे क्योंकि बिल्कुल समय समाप्त हो चुका है, 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में कुछ हो नहीं पाएगा।